गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया है यदि चित्र में ए बी और सी डी रेखा समांतर है, ये ए बी और ये सी डी इन्हीं की बात कर रहा है। ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। फिर कह रहा है और पी क्यू पर लंबवत हैं, ये दोनों रेखा पी क्यू ये वाली रेखा पर लंबवत हैं, है ना। तिरछी रेखा यमयन है, ये यहां से यहां तक यमयन है, तो चित्रानुसार यक्स का मान क्या होगा। तो चित्र में आपका जो ये यक्स दिया है इसका मान पूछ रहा है, जबकि यहां पर आपको एक कोण दिया गया है, कितना, 60 अंश। कितना दिया गया है, 60 अंश। तो देखिएगा दोस्तों इसका मान क्या आएगा इस यक्स का। तो ये दोनों रेखा जब समांतर है तो ये वाली तिरछी रेखा द्वारा यहाँ पर अंतरित कोण अगर 60 अंश है तो यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर भी 60 अंश होगा। और आपको मालूम है इस वाली रेखा पर ये वाली रेखा क्या है, लंबवत है, अतः दोनों जोड़ करके 90 है। दोनों जोड़ करके 90 है, उस 90 में से 60 ये है, तो यक्स का मान कितना बचा, 30 अंश। कितना बचा, 30 अंश। तो x का मान कितना आएगा, 30 अंश आएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है, शायद 30 तारीख की परीक्षा में ये आया था या 31 तारीख की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का योग 26 वर्ष है, ठीक है ना। 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/2 था, तो बी की आयु बताओ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर वर्तमान में 26 वर्ष के हैं, दोनों जुड़ करके ए और बी दोनों की आयु जोड़ करके वर्तमान में 26 है, तो 3 साल पहले ए भी 3 साल छोटा था, बी भी 3 साल छोटा था, यानी दोनों जोड़ लें तो 3 3 6 साल उम्र कम रही होगी। तो आज अगर 26 वर्ष है तो 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था, 20 वर्ष था। यानी ए और बी दोनों जोड़ करके 3 साल पहले कितने थे, तो 3 साल पहले 20 वर्ष के थे। अब यहां पर क्या है, ए की आयु बी की आयु का 3/2 था, तो यहां पर जो आपका तुलना किया जा रहा है ना, इसमें ए की आयु बताई जा रही है, तुलना करके किससे, बी की आयु का, यानी बी से तुलना कर रहा है तो बी का मान नीचे है, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है ना, और जिसका बताया जाता है वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पर ए की आयु बताई जा रही है बी की आयु से तुलना करके। तो ए की आयु बताई गई है कितना, बी की आयु का 3/2, तो बी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और ए का मान कहाँ रहेगा, ऊपर। यानी ए कितना हिस्सा है, ए 3 हिस्सा है और बी कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। तो 3 2 5 हिस्सा, दोनों देखिए ए कितना हिस्सा है, तो ए है तुम्हारा 3 हिस्सा और बी कितना है, 2 हिस्सा, तो दोनों जोड़ करके 3 2 5 हिस्सा, तो 5 से भाग कर दीजिए और ये हो जाएगा 5 चौक के 20। एक हिस्सा माने 4, एक हिस्सा माने 4, है ना। तो कह रहा है बी की आयु ज्ञात करो, तो एक हिस्सा माने अगर 4 हो रहा है तो बी की आयु कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, एक हिस्सा माने 4 तो 2 हिस्सा माने 8। लेकिन ये 8 वर्ष कब की आयु है, हमने यहाँ पर जो 20 वर्ष निकाला था 3 वर्ष पहले की ये आयु थी, तो ये 3 वर्ष पहले की आयु आ रही है। अतः इसे वर्तमान में ले जाएंगे तो 3 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 11 वर्ष आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 था और संख्याओं का अंतर 13 था, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दें तो यही गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर भी होता है।
यानी लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा करें या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करें। मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लासा गुणे मासा दिया है कितना, 48। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी 48 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर कह रहा है और संख्याओं का अंतर 13 है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 48 मिला, दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा है कितना, 13 है। कितना है, 13 है। तो अब आप ऐसी दो संख्या चुनिए जिनका हम अंतर देखें तो कितना हो, 13 हो, लेकिन गुणा कर दें तो कितना हो, 48 हो। तो ऑप्शन से पकड़ते हैं। देखिए 13 यहाँ पर 16 3 48, गुणा करने पर 48 हो रहा है। अंतर जरा देखिए, 16 से 3 गया 13, तो अंतर हमारा 13 होना चाहिए, गुणा करने पर 48 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सटीक बैठ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, 12 चौक 48 तो हो रहा है, लेकिन 12 और 4 का अंतर 13 नहीं है ना। 18 25 90, यहाँ तो गुणनफल तुम्हारा 48 नहीं हो रहा है। और ये 8 6 48 तो हो रहा है, लेकिन 8 और 6 का अंतर 2 केवल मिल रहा है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। गुणा करने पर 48 हो रहा है, अंतर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कहा है a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 है तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा। हमने इसके पहले जब अच्छे से बताया था तो उसमें समझाया गया है, अगर आपको a प्लस 1 बाई ए का मान दिया है और स्क्वायर वाला पूछ रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। दोनों जगह प्लस है, तो जब दोनों जगह प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे और कितना घटाएंगे, स्क्वायर वाले में 2 घटाएंगे। तो ये 3 3 9, 9 से 2 घटा दिया तो कितना हुआ, 7 हुआ। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ना। तो आप याद रखना कि स्क्वायर वाले को ज्ञात करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है। अगर दोनों जगह प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, और कितना, स्क्वायर वाले में 2 का माइनस करना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन है, इसमें दिया है बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। बेलन का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और आपको तो मालूम है पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना होगा, देखिए ये व्यास दिया है, व्यास का आधा कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या, है ना। व्यास है 12 तो उसका आधा कर देंगे हो जाएगा 6, यही है त्रिज्या। और त्रिज्या का मान कितना है, 6 आया है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, इसका मतलब 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब होगा 36 गुणे एच। एच का मान कितना है, 7 है, तो 7 से गुणा कर देंगे। ये 7 इस वाले 7 को कैंसिल कर देगा, है ना। अब आपका 22 और 36 का गुणा कर लो। 36 दूना 72 का 2 हासिल हुआ 7, और 36 दूना 72 और 7, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया तुम्हारा उत्तर, 792। 792 करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए छठवां क्वेश्चन है, इसमें दिया है x माइनस 5 पूरे का वर्ग बराबर 5x प्लस 11 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ पर हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या है कि इसका हमें विस्तार करना पड़ेगा, तो विस्तार कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर माने पंचम 25 हो जाएगा, और माइनस है तो 2a ए बी होता है। ए मतलब क्या है, x, बी का मतलब 5, तो 2 गुणे 5 गुणे x, है ना। तो 2 पच्चे 10x बराबर ये कितना होगा, 5x प्लस 11। अब ये x इधर ले आकर के देखते हैं, तो इधर माइनस 10x है, ये 5x इधर आएगा, ये भी माइनस 5x, यानी माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15x हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 15x, और 11 इधर ले आते हैं तो 25 और 11, ये 11 इधर आकर घटेगा ना, तो 25 से आपका 11 गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, धन का 14। अब यहाँ पर ये वाला जो मान होता है ना, ये संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी a और b मूलों का गुणनफल होता है ना। और ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। ये क्या है, मूलों का योगफल, यानी a और b
का योग होगा, है ना। तो ऐसी दो संख्या जिनका हम गुणा करें तो 14, उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाए, -15 हो जाए। तो आप कहोगे 1 होगा और कितना होगा 14, दोनों का गुणा कर दो। देखो -1 -14 का गुणा करो, माइनस गुणे में माइनस हो जाएगा प्लस, 14 एकन्नम 14 हो जाएगा। और वही संख्या यहाँ पर -1 है ना, फिर -14 यहाँ पर गुणा करना था, यहाँ पर क्या रहेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो -1 -14 कितना होगा, -15 होगा। तो यही इनके क्या है, मूल हैं। अब जब आपको वो संख्या मिल गई, वो संख्या कौन है, -1 और क्या है, -14। तो सबसे पहले इनका चिन्ह बदलिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें भाग लगाना होता है, किससे भाग, स्क्वायर के गुणांक से। स्क्वायर से कौन गुणा किया है, यहाँ पर 1 से यहाँ पर भाग लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके मूल क्या माने जाएंगे, 1 और 14, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है 9,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो मिश्र धन है उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना है, 9,000 रुपया है, 9,000 रुपया है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तक बढ़ा दीजिए। तो 2 वर्ष बढ़ाएंगे, देखिए अपने आप में 100% है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 बटे कितना, 100। दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ेगा तो 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 2 शून्य यहाँ से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 1 शून्य यहाँ से, ये वाला 1 शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया कितना, 11 गिरैया में 121 हो गया। तो ये हो गया 90 गुणे 121, 90 वाला जीरो रख लेते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18 और 9 एकम 9 हासिल 1 कितना, 10। जो 9,000 रुपए था वो कितना बन गया, 10,890। कितना बन गया, 10,890। तो 10,890 में से 9,000 निकाल देंगे तो कितना बनेगा, 1,890, है ना। क्योंकि ये मिश्र धन हो गया है, मिश्र धन में से अपना मूलधन निकाल देते हैं तभी ना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10,890 में से ये निकाल देते हैं कितना, 9,000। अगर 9,000 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 1,890। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 8वां क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है ना। कहा है 200 का 18% क्या होगा। बहुत आसान बात है ना। प्रतिशत का आधार क्या होता है, 100 होता है, यानी 100 रुपया पर 18 रुपया, तो 200 रुपया पर कितना रुपया, 36 रुपया बन जाएगा। या फिर वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। 200 का 18% करोगे तो 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों शून्य और ये वाला दोनों शून्य, 18 दूना 36 हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए 9वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है 60% और 40% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है रेलवे ग्रुप डी में। 40%, 60% और 40% के समतुल्य बट्टा, बट्टा माने होता है छूट, छूट माने मतलब माइनस, छूट का मतलब क्या, माइनस। तो यहाँ पर 60% माइनस करेगा, फिर कितना, 40 माइनस करेगा। इनका कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 60 और 40 का गुणा करेंगे तो 60 में भी शून्य है, 40 में भी शून्य है, 2 शून्य हो जाएगा। और ये 6 चौक का 24 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 100, है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। और ये 60 का माइनस 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -100 और यहाँ पर प्लस कितना, 24। तो -100 और ये 24, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 माइनस का है और 24 प्लस का है, तो इनका कैलकुलेशन करेंगे -76 आएगा। कितना आएगा, -76, यानी माइनस बता रहा है बट्टा। समतुल्य बट्टा कितना होगा, 76% समतुल्य बट्टा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 10वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक गोले की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, गोले का आयतन, आयतन का मतलब ऐसे एक गोला होगा ना, और गोले की अपनी मोटाई है, ऐसे कुछ मोटाई होगी,
है ना। तो ये जो मोटाई है इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए तो अंदर जो बच रहा है जिसमें आप पानी भर सकते हो या जो खोखला भाग होता है वही क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ पर बाहर तक 9 है तो 2 सेंटीमीटर क्या है, इसकी मोटाई है, तो 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी होगी, 7। अंदर वाली त्रिज्या होगी 7 और आयतन निकालने के लिए इसी 7 की हमको जरूरत है क्योंकि आयतन निकालने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, है ना। आर क्यूब होगा, आर कितना रहेगा, यहाँ पर मोटाई को छोड़ देंगे तो 9 में से 2 सेंटीमीटर मोटाई निकल गई, बचा कितना, 7। तो हो जाएगा 7 का क्यूब यानी 7 का घन, है ना। बस इसे ही सॉल्व करना है हमको और सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए मैं पाई का मान नहीं रखूंगा, है ना, बिना पाई का मान रखे हुए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो पाई का मान भी रख करके निकाला जा सकता है। और यहाँ पर आपका 7 का घन दिया है तो 7 का घन कितना होगा, 343। कितना हो जाएगा, 343। तो 4/3 पाई गुणे कितना, 343, और 343 का 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक के 16, 1 17 और 4 तिया 12, 1 13। 1372/3 होगा और ये पाई 1372/3 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पाई का मान में दिया है तो ठीक है, नहीं अगर दिया है तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख करके आप कैंसिल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।